Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया कवर करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये इस टॉपिक का थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया के अंदर सस्टेनेबिलिटी के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेन पिलर के रूप में काम करते थे, जैसे कि सिविल सर्विसेज, पुलिस, सिविल सर्विसेज एंड आर्मी। These three was main pillar for the British India or for the British rule to sustain in India. Without these three administrative organization, it won't be possible to survive in the Indian context for British rule. So in तीनों pillars, we can say these were the three pillars of the British rule. तो इन तीनों सर्विसेज के वजह से ही ब्रिटिश रूल जो है इंडिया के अंदर सस्टेन कर पाया, इंडिया के अंदर टिका रहा, जिसके अंदर मेन जो थी वो सिविल सर्विसेज थी। सिविल सर्विसेज ने एक स्टील फ्रेम के रूप में काम किया टू सेव द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द राइजिंग नेशनलिज्म। तो इन दिस सेशन हम वन बाय वन कवर करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। So first here is, in the early phase, civil servants were appointed by director that is court of director। जो कंपनी के अंदर मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लास्ट सेशन में हमने देखा, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो नॉमिनेट करते थे यहाँ पे सिविल सर्विसेज को या सिविल सर्वेंट्स को इनटू द कंपनी सर्विस। तो कंपनी के सर्विस में पहले जो सिविल सर्वेंट थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। इनके लिए कोई भी एग्जाम जैसा कोई प्रोविजन नहीं था, यहाँ पे उनको नॉमिनेट किया जाता था और फिर ट्रेनिंग दी जाती थी। तो अर्ली फेज में इस तरह का सिस्टम हुआ करता था। दे स्टार्टेड करियर्स एज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब यहाँ पे ये है कि कम वेतन के अंदर या कम वेजेस के अंदर वो अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करवाते थे। और वी कैन से जो एक्सपर्ट है उनके अंडर ये स्किल सीखते थे। तो इस तरह का सिस्टम हुआ करता था। दे रिक्वायर टू साइन एन इंडेंचर और कोविनेंटेड इट इम्बॉडीड कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे इंडेंचर और कोविनेंटेड का मतलब क्या है कि उनको जो ये अप्रेंटिस या जो सिविल सर्वेंट यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, उनको एक लिखित पत्र साइन करवाया जाता था, जिसको कहते हैं कोविनेंट, और इंडेंचर जिसके अंदर सर्विसेज की कंडीशन जो है वो दी हुई होती थी कि उनको किन किन कंडीशंस के अंदर अपनी सर्विस को सर्व करना होता था टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और वी कैन से अंडर द कंपनीज रूल। सर्विस वाज नोन एज कोविनेंटेड सर्विस। इस वजह से जो सिविल सर्विसेज है उनको कोई टर्म नहीं था ऐसा सिविल सर्विसेज, उनको कहा जाता था कोविनेंटेड सर्विसेज। बिकॉज सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उनके बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है वो नेवी के अंदर वर्क करते थे, मिलिट्री के अंदर वर्क करते थे, और कंपनीज के अफेयर जो थे उनके अंदर, यानी जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज है उनके अंदर भी वर्क करते थे। तो उनके बीच में कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था। कोई भी ऑफिशियल कुछ मिलिट्री में है तो वो नेवी के अंदर भी ट्रांसफर कर दिए जाते थे, नेवी के अंदर है मिलिट्री, तो कुछ ऐसा एज सच वी कैन से कि कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं था इनकी सर्विसेज के अंदर। लेकिन बाद में धीरे धीरे चीजों को अलग किया गया और यहाँ पे कंपनी ने फर्स्ट टाइम जो है ऐसे सिविल सर्विसेज को या सिविल मैटर्स को, यानी कि जो कंपनी रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके रिलेटेड अलग से एक सेटलमेंट किया गया, जिसके अंदर इस कोविनेंटेड सर्विसेज का इवोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। दे वर प्रमोटेड टू राइटर, देन टू फैक्टर, देन टू जूनियर मर्चेंट। तो उनका प्रमोशन किस तरह से होता था? फर्स्ट उनको राइटर की तर्ज पे यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, देन उनको फैक्टर
के रूप में प्रमोट किया जाता था, देन जूनियर मर्चेंट के रूप में उनका प्रमोशन होता था। और प्रमोशन थ्रू सीनियरिटी अडॉप्टेड, और सीनियरिटी के बेस पर यहाँ पे प्रमोशन उनको दिया जाता था। और सीनियरिटी के बेस पे इनके जो प्रमोशन है उसको लीगल सैंक्शन दिया गया थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। और अब तक यहाँ पे कोई भी जो सर्विसेज है उसके अंदर क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं हुआ करता था इन बिटवीन द कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। सब जो एक ऑफिशियल है वो कमर्शियल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग रूल रेगुलेशन भी देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को भी देख रहा है, तो सब तरह के काम उसको एक अकेले को करना पड़ता था, ऐसा कोई प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं था। सीनियर मर्चेंट्स वर इंटरेस्टेड विद इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज। और यहाँ पे जिनका प्रमोशन एज अ सीनियर मर्चेंट हो जाया करता था उनको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के अंदर ही रखा जाता था। उसके नीचे जितने भी रहते थे उनको लगभग सिविल सर्विसेज कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज दोनों के रिगार्डिंग वर्क करना पड़ता था। नाउ टाइम आता है वॉरेन हेस्टिंग का। वॉरेन हेस्टिंग मेड फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल ब्रांचेस। तो इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग ने फर्स्ट टाइम एक स्टेप लिया for the separation of administrative and commercial branches. He appointed European collectors and created nucleus of civil services. तो we can say कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे सिविल सर्विस का एक नींव रखी गई, बिकॉज यहाँ पे एक जरूरत महसूस की गई। अभी ऐसा कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं हुआ है वॉरेन हेस्टिंग के समय कि बस सिविल सर्विसेज को एक अलग ही ब्रांच के रूप में देखा जाए, लेकिन एटलीस्ट एक स्टेप लिया गया कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को और कमर्शियल वर्क को सेपरेट किया जाए। तो ये डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग द वॉरेन हेस्टिंग। फिर आ जाता है कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस के समय जो है इसको और सिविल सर्विसेज को और ज्यादा कंसोलिडेट किया गया, सिस्टमाइज किया गया। इस वजह से हम कॉर्नवालिस को यहाँ पे फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस जो थे इनके टाइम पे सिविल सर्विसेज का और ज्यादा सिस्टमाइज किया गया, कंसोलिडेट किया गया, और ही यूरोपियनाइज सिविल सर्विसेज, और उसने सिविल सर्विसेज का यूरोपियनाइजेशन किया। ही फिक्स सैलरी फॉर कलेक्टर ₹1500 पर मेंसम। और उन्होंने यहाँ पे जो कंपनी के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है कि कॉर्नवालिस के समय तक जो है, जब तक चार्टर एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1784 पास होता है, तब तक कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है बिकॉज द राइजिंग करप्शन प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे करप्शन प्रैक्टिसेस की वजह से जो कंपनी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसफंक्शन देखने को मिल रहा था उनको रिवाइव करने के लिए कॉर्नवालिस ने और ज्यादा सिस्टमाइज तरीके से वर्क किया, और कंपनी में करप्शन की प्रैक्टिसेस को कर्व करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उन्होंने जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनकी सैलरी भी रेज की। जैसे कि कलेक्टर की सैलरी उन्होंने 1500 कर दी, सो दैट कि उनके अंदर करप्शन प्रैक्टिसेस को कम किया जा सके। ही ट्राइड टू रिमूव करप्शन प्रैक्टिसेस। इस वजह से उन्होंने जो सैलरी है एम्प्लॉयज की वो रेज करने की कोशिश की, सो दैट कि वो करप्शन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो सके। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस के समय भी सेम सिविल सर्विसेज का क्या पैटर्न रहता था, जो कोविनेंटेड थी। तो सिविल सर्विसेज यहाँ पे कॉर्नवालिस के समय कोविनेंटेड और नॉन कोविनेंटेड या अनकोविनेंटेड। कोविनेंटेड जो सर्विसेज थी वो वी कैन इट वाज रिलेटेड विद हायर पोस्ट्स, एंड अनकोविनेंटेड वो जो थी वो इट वाज लोअर पोस्ट, इट वाज रिलेटेड विद लोअर पोस्ट। तो यहाँ पे जो कोविनेंटेड सर्विसेज थी, जो हायर पोस्ट की सर्विसेज थी, उसके अंदर खाली ब्रिटिशर्स जो थे वो अलाउ थे, और जो अनकोविनेंटेड यानी लोअर पोस्ट थी उनके ऊपर इंडियंस को रिक्रूट किया जाता था। तो यहाँ पे हायर पोस्ट के ऊपर कंप्लीट मोनोपोली किनकी थी? ब्रिटिशर्स की। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू गेट इनटू द कोविनेंटेड सर्विसेज। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस के समय में सिविल सर्विसेज को ज्यादा कंसोलिडेट किया गया, सिस्टमाइज किया गया,
एंड देन मूव टुवर्ड द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। और इन्हीं के टाइम पे कॉर्नवालिस और उसके बाद आ जाते हैं वेलेस्ली, और वेलेस्ली के टाइम पे इन सिविल सर्विस सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए जो न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्विसेज थे उनको सिविल सर्वेंट थे उनको ट्रेन करने के लिए एक कॉलेज की स्थापना की गई, दैट इज फोर्ट विलियम कॉलेज इन 1800 बाय वेलेस्ली। तो वेलेस्ली ने यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्विस सर्वेंट थे उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर। और यहाँ पे हेलीबरी इंग्लैंड में हेलीबरी में भी ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई इन 1806 टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर 2 years। और 2 years की ट्रेनिंग के लिए जो न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स हुआ करते थे उनको ट्रेन करने के लिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कॉलेज हेलीबरी के अंदर स्थापित किया। तो इंडिया के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज और यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। और अभी तक इस टाइम पीरियड तक वेलेस्ली तक या उसके बाद तक, जब तक कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास नहीं हो जाता है, तब तक जो सिविल सर्वेंट थे वो नॉमिनेटेड होते थे बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी की मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी हुआ करती थी उनके द्वारा नॉमिनेशन पैटर्न के ऊपर ही ये सिविल सर्वेंट रिक्रूट किए जाते थे। यानी कि कोई भी कंपटीशन काइंड ऑफ या एग्जामिनेशन काइंड ऑफ का सिस्टम नहीं हुआ करता था। देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पास होता है, इंट्रोड्यूस्ड आइडिया ऑफ कंपटीशन। और फर्स्ट टाइम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर कंपटीशन का जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है कि सिविल सर्विसेज जो है उसके अंदर रिक्रूटमेंट अब कंपटीशन के थ्रू होना चाहिए। दिस वाज नॉमिनेशन कम कंपटीशन। तो यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट होगा वो नॉमिनेशन कम कंपटीशन था, यानी कि अभी तक ये आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट, इसके अंदर इंट्रोडक्शन तो दिया गया लेकिन इम्प्लीमेंट बाद में किया गया। इम्प्लीमेंट कंपटीशन का जो है वो 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर या उसके बाद से किया गया। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपटीशन जैसा आइडिया जो है वो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर रखा गया कि सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट है वो कंपटीशन के थ्रू होने चाहिए। Court of Director nominated 4 times the vacancies and nominated member appeared at the examination। तो यहाँ पे कंपटीशन का प्रस्ताव तो रखा गया लेकिन स्टिल ऐसा नहीं था कि सारे के सारे कंपटीशन के थ्रू यानी ओपन कंपटीशन के थ्रू ही सिविल सर्विसेज के अंदर आएंगे। अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो नॉमिनेट करता था और जो नॉमिनेटेड पर्सन थे पहले डायरेक्ट रिक्रूट हो जाया करते थे कि भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे उनको नॉमिनेट किया, देन वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चले गए फॉर द ट्रेनिंग। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर एटलीस्ट वो जो मेंबर थे जिनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अभी नॉमिनेट किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू सिविल सर्वेंट, उन लोगों को अब एग्जाम देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने 1833 के समय में 4 टाइम वैकेंसीज के अंदर नॉमिनेट किए थे अपने बंदे, उनको फिर एग्जामिनेशन के थ्रू ही यहाँ पे सर्विस में लिया जाता है। तो एटलीस्ट एक रिटन एग्जाम का जो आइडिया है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। नाउ दिस टाइम इज टाइम ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1853 नॉमिनेशन वाज रिप्लेस्ड बाय द कंपटीशन। तो यहाँ पे अब जो पहले नॉमिनेशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा हुआ करता था सिविल सर्वेंट्स का, अब वो रिप्लेस हो चुका है बाय द कंपटीशन। अब जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे उनको एग्जाम के थ्रू एग्जाम पास करने के बाद ही रिक्रूट किया जाएगा। तो नॉमिनेशन वाला सिस्टम यहाँ पे एंड हो जाता है कंप्लीटली इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अ कमिटी अंडर मैकॉले वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। और यहाँ पे एक कमिटी का गठन किया जाता है मैकॉले के नेतृत्व के अंदर। एम वाज टू एस्टेब्लिश रेगुलेशन रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैकॉले के नेतृत्व में एक कमेटी गठन की जाती है सो दैट कि अब कंपटीशन एग्जाम करवाना है तो उसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, क्या एज लिमिट रखी जाए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए। यहाँ पे अभी भी ध्यान रखना कि जो ये चार्टर एक्ट 1853 है अभी तक इसके अंदर जो एज लिमिट वगैरह जो डिसाइड होगी और इसके बाद जो सिलेबस होगा, सब्जेक्ट्स होंगे, वो सब ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के ऊपर बेस होंगे। तो जो भी यहाँ पे कंपटीशन को पास करना चाहता है उसको ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के बेस पे ही इस सिलेबस को कवर करना
पड़ेगा। हेलीबरी कॉलेज वर अबॉलिश्ड इन 1858। जो हेलीबरी कॉलेज 2 years की जो ट्रेनिंग देता था न्यूली रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स को, वो अबॉलिश कर दिया गया इन 1858। यानी न्यू एक्ट इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 was passed and now it was known as Indian Civil Services. Oh sorry, Imperial Civil Services. अब यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 पास किया गया और ये इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानी जाती है और इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से भी वीकेंड से जानी जाएगी। फर्स्ट, और इसके एग्जाम जो है वो अभी कहाँ होंगे, इंग्लैंड में होते हैं। यानी इंडिया के अंदर अभी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है वो नहीं होते हैं। फर्स्ट टाइम अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट किए गए थे इन इंडिया तो वो 1922 के टाइम पे किए गए थे। इससे पहले जितने भी एग्जाम होते थे वो कहाँ होते थे, सारे इंग्लैंड। यानी कि किसी को अगर सिविल सर्विसेज देना है तो उसको कहाँ जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था। फर्स्ट इंडियन टू एंटर was civil services. First Indian to enter in civil services was S.N. Tagore in 1863-64। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम 1863 के अंदर S.N. टैगोर यानी सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के छोटे भाई थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिविल सर्विसेज एज इंडियन पास किया। तो वी कैन से S.N. टैगोर जो थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इस सिविल सर्विस को पास किया। टिल 1871 3 इंडियन सेलेक्टेड। और यहाँ 1863 से 1871 तक के पीरियड में बहुत सारे इंडियंस जो है वो अब सिविल सर्विस को क्रैक करने लगे। यहाँ पे भले ही इसका एग्जाम इंग्लैंड में हो रहा था, सिलेबस जो वो ग्रीक और लैटिन भाषा के बेस पे था, और यहाँ पे एज लिमिट जो थी वो 23 थी। और आगे आगे इंडियंस को और ज्यादा सिविल सर्विस से बाहर निकालने के लिए, या वी कैन से कि उनको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एज लिमिट को धीरे धीरे कम किया गया। 23 से 22 किया गया, 22 से 19 किया गया। ये सारे डेवलपमेंट इसलिए किए गए क्योंकि अब यहाँ पे देखो आप 1863 में फर्स्ट S.N. टैगोर ने यहाँ पे सिविल सर्विस क्रैक करके ब्रिटिश रूल के दौरान एक सिविल सर्वेंट के रूप में आगे आए, और फिर इनसे मोटिवेट हो गए और भी सिविल सर्वेंट जो थे, जो इंडियंस थे, वो इस सिविल सर्विस के अंदर आने लगे। तो बढ़ती हुई नंबर्स को देखते हुए कि भाई जो इंडियंस है वो अब इस सिविल सर्विसेज को क्रैक कर रहे हैं, और सिविल सर्विसेज वाज द मेन टूल फॉर द ब्रिटिश रूल टू सर्वाइव इन इंडिया। तो अब बढ़ते हुए इंडियंस को देख के और कंपनी फिर अपने ऊपर एक खतरा महसूस करने लगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव का पूरा कंट्रोल कहीं इंडियंस के हाथों में ना चला जाए, तो उनको वहां पे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको वहां पे रोकने के लिए ये धीरे धीरे एज लिमिट जो है वो कम की जाने लगी, सो दैट कि इंडियंस जो है वो इस सर्विसेज के अंदर आए ही नहीं, और कंपनी का रूल यहाँ पे कंसोलिडेट और पावरफुल पोजीशन में बना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे टिल 1871 3 इंडियन सेलेक्टेड। नाम देख लेते हैं इनके कौन कौन थे। S.N. बनर्जी, R.C. दत्त, बिहारी लाल गुप्ता। तो दीज 3 इंडियंस वर क्रैक द सिविल सर्विसेज इन 1871 के पीरियड के बीच में। तो S.N. बनर्जी हु वाज रिमूव फ्रॉम सर्विसेज फॉर द टेक्निकल रीजन, लेकिन S.N. बनर्जी जो है उनको बाद में सिविल सर्विसेज से रिमूव कर दिया गया ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल रीजन। और ये सभी जो थे वो बंगाल से थे, ऑल 3 वर फ्रॉम बंगाल। एज लिमिट इन सिविल सर्विसेज एग्जाम वाज 22 इन 1859। 1859 तक एज लिमिट कितनी थी यहाँ पे, 22। देन की गई 21 in 1866, lower to 19 by Lytton in 1877, raised to 21 again in 1892. मेन एम वॉज टू एक्सक्लूड इंडियंस। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन जो थे वैसे भी वो फेमस ही थे अपनी पॉलिसीज के लिए, जो है इनका टाइम जो है वो टायरेनिकल पीरियड माना जाता। तो यहाँ पे इंडियंस को सिविल सर्विसेज के अंदर एंट्री नहीं देने के लिए लॉर्ड लिटन द्वारा जो एज लिमिट थी वो 19 कर दी गई, सो दैट कि इंडियंस जो है वो इस सिविल सर्विस से बाहर हो जाए और वो दे ही ना पाए। बिकॉज 19 के एज के अंदर इतनी आपकी
वी कैन से कि एबिलिटी नहीं होती है, इतनी मेंटालिटी डेवलप नहीं होती, आप इतने मेच्योर नहीं होते कि एक सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम को पास कर पाए। तो यहाँ पे इंडियंस के लिए ये एज लिमिट जो है उनको जस्ट इस सिविल सर्विस या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन से बाहर रखने के लिए इस तरह के डेवलपमेंट किए गए। लिप्टन है, लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड डफरिन है, ये सब जो थे वो वी कैन से कि इंडियंस के लिए इतने इनका जो टाइम पीरियड था, टेन्योर था, वो इंडियंस के लिए इतना फेवरेबल नहीं था। बिकॉज ऑफ राइजिंग नेशनलिज्म और 1885 के अंदर जब आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई तो उन्होंने और डिमांड रखी into the नहीं for the reform in the Indian civil services। तो सिविल सर्विसेज के अंदर रिफॉर्म्स की डिमांड फिर आईएनसी और आईएनसी ने स्टार्ट कर दी, और उसके बाद आईएनसी के इस राइजिंग डिमांड के कारण फिर एज लिमिट जो है वापस 21 की गई इन 1892। तो स्टार्टिंग में कितनी एज थी? 23, उसके बाद उसको की गई 22, देन 20, देन फाइनली 21 रखी गई। इसके बीच में इसको और ज्यादा कम किया गया बाय लॉर्ड लिटन 19। देन स्कॉलरशिप scheme introduced in 1868 to give government assistance to talented Indians for taking exams। अब यहाँ पे लॉर्ड लिटन के द्वारा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन किया गया इन 1878 to 79। अंडर दिस 1/6 of the total vacancy to be nominated from high status Indian families। Member of these services had lower status and lower salary, and this becomes subject to criticism। लॉर्ड लिटन के द्वारा इस तरह का एक प्रोविजन या सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया गया, दैट इज स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के अंदर क्या कंडीशन रखी गई कि इसका जो 1/6 पार्ट है उसके अंदर जो इंडियन फैमिलीज है, जो रॉयल इंडियन फैमिलीज है, हाई स्टेटस मेंटेन करती है, उनको रिक्रूट किया जाए, और उनका जो स्टेटस होगा वो लोअर स्टेटस होगा एंड लोअर सैलरी उनको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। लेकिन इस तरह का सिस्टम जो है बाद में फेल हो जाता है और इसको टोटली अबॉलिस्ट कर दिया जाता है। देन फिर 1886 के अंदर एटिक्सन कमीशन का गठन किया जाता है ऑन सिविल सर्विसेज टू रिकमेंडेड फॉर इट्स अबॉलिशन, और इस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को अबॉलिश करने के लिए एटिक्सन कमीशन का गठन किया गया, और इनकी रिकमेंडेशन के बेस पे, इस कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पर इस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को फाइनली अबॉलिश किया गया इन 1887 से 1888 के बीच में। तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन के द्वारा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन किया गया और एटिक्सन कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसको अबॉलिश कर दिया गया। नाउ यहाँ पे एटिक्सन कमीशन 1886 में गठित किया जाता है अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर एटिक्सन ऑफ पंजाब। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एटिक्सन, जिनके नेतृत्व में इस कमीशन का गठन किया जाता है बाय लॉर्ड डफरिन, और उसकी रिकमेंडेशन थी स्टैट्यूटरी सर्विसेज टू बी अबॉलिश। जो लॉर्ड लिटन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी स्टैट्यूटरी सर्विसेज, उनको अबॉलिश करना इसके अंदर रिकमेंड किया गया था। एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन ब्रिटेन ओनली, और जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे उनको खाली कहाँ करवाया जाए? ब्रिटेन के अंदर ही करवाया जाए। रिकमेंडेशन फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रोविंशियल सर्विसेज, प्रोविंशियल सर्विसेज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिविल सर्विसेज अब जो है वो इस तरह से है उसका स्ट्रक्चर कि एक तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज है, और यहाँ पे प्रोविंशियल सर्विसेज जैसे आज के टाइम में है, जैसे कि सेंट्रल सर्विसेज है जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उसके अंदर आप ऑल इंडिया लेवल के ऊपर सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन स्टेट के अंदर जो है वो स्टेट कमीशन के द्वारा सर्विसेज की रिक्रूटमेंट होती है, सिविल सर्वेंट्स की रिक्रूटमेंट होती है, तो उस समय इनको कहा जाता था प्रोविंशियल सर्विसेज। तो प्रोविंशियल सर्विसेज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, और उसके अंदर भी जो जैसे मेडिकल वगैरह के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, तो मेडिकल सर्विसेज के अंदर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में जो सब्जेक्ट थे जैसे एजुकेशन है, मेडिकल है,
हेल्थ है, इन चीजों के अंदर जो रिक्रूटमेंट होते थे उनके लिए भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाए जाते थे। तो उनका राइट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया जाए और प्रोविंशियल सर्विसेज को उनके अंडर यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। और यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर क्या रखा जाए, जैसे फॉरेस्ट्री के अंदर रिक्रूटमेंट है, जैसे आज का टाइम है आईएफएस, आईआरएस एंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस है, आईपीएस है, ये सारी सर्विसेज जो है वो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अंदर ही रखी जाए। लेकिन मेडिकल है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इनके अंदर रिक्रूटमेंट है, इनकी सर्विसेज के अंदर जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उनके राइट्स दे दिए जाए। इस तरह की रिकमेंडेशन एटिक्शन कमीशन के अंदर की गई। देन आता है इस्लिंगटन कमीशन। इस्लिंगटन कमीशन जो है 1912 में इसका गठन किया गया बाय लॉर्ड हार्डिंग। इट एक्सेप्टेड डिमांड फॉर साइमल्टेनियस एग्जाम इन लंदन एंड इंडिया, बिकॉज अब यहाँ पे ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज और प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का पैटर्न चल रहा है, इस तरह का सिस्टम चल रहा है। तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो है वो पहले इंग्लैंड में होता था, लेकिन प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के गठन के बाद यहाँ पे अब इंडिया के अंदर भी एग्जाम करवाने के ऊपर रिकमेंडेशन की गई बाय इस्लिंगटन कमीशन। तो इस्लिंगटन कमीशन ने कहा कि जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है फॉर द प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, उनके एग्जाम है वो लंदन और इंडिया दोनों जगह यहाँ पे करवाए जाए। लेकिन ये सारी रिकमेंडेशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई है। एटिक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन, इस्लिंगटन कमीशन की रिकमेंडेशन जिसके अंदर इंडिया के अंदर भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाने की रिकमेंडेशन थी, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं की गई। फाइनली इन 1922 के अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए ड्यू टू द राइजिंग नेशनलिस्ट डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो इस वजह से नेशनलिस्ट डिमांड बढ़ने लगी, इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट होने लगा और साइमल्टेनियस एग्जाम बिगेन इन 1922। फिर लंदन और इंडिया दोनों के अंदर सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए फ्रॉम द 1922 के पीरियड में। अब यहाँ पे ये जो 1922 में सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट करवाने जाने हैं, उसके लिए एक बॉडी की जरूरत है। तो इस रिगार्डिंग सारे रूल रेगुलेशन, सब्जेक्ट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन वगैरह का डिसीजन करे, तो उसके लिए फिर ली कमीशन गठित किया गया इन 1924 बाय लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के द्वारा ली कमीशन का गठन किया गया और उसकी रिकमेंडेशन थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी इंडिया के अंदर अब एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं तो उसके लिए एक इंस्टीट्यूट या बॉडी की जरूरत है, दैट इज पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया बाय द ली कमीशन इन 1924 के अंदर ली कमीशन का गठन था। इंक्रीज इन सैलरी, और सैलरी के अंदर इंक्रीज किया जाए जो पहले दी जाती थी। पेंशन फॉर एग्जिस्टिंग ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर्स, इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर जो थे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको पेंशन का प्रोविजन रखा गया। और ली कमीशन की ये सारी रिकमेंडेशन थी। तो फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन ली कमीशन के अंदर रखी गई इन 1924 और ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कब किया जाता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है इन 1926, यानी कि 2 साल के बाद में। तो पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट सेंटर इन 1926, जो रिस्पॉन्सिबल होगा इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज के एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। देन एक्ट ऑफ 1935 प्रोवाइडेड फॉर फेडरल पब्लिक सर्विसेज सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब जो वो ऑल इंडिया वाला सिस्टम था, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, उसको नाम चेंज कर दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो एक्ट ऑफ 1935 में प्रोविजन था कि पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए कि प्रोविंसेस के अंदर अलग से प्रोविंशियल सर्विसेज के लिए जो सिविल सर्वेंट की नीड है उसको प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उसके एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर जो सिविल सर्विस सर्वेंट्स की जरूरत है उसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिक्रूटमेंट उसके किए जाए। और फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर और लंदन के अंदर दोनों ही जगह एग्जाम होने लगे एंड फाइनली
जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनका गठन किया जाता है। प्रोविंसेस के अंदर अलग से सिविल सर्विसेज के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और ऑल इंडिया लेवल पे इसके अंदर जो सिविल सर्विसेज आएगी वो जो आज के टाइम पे आईपीएस आईएफएस जैसा है, यानी फॉरेस्ट्री के अंदर जो रिक्रूटमेंट है उनसे इस सर्विसेज से फुलफिल किए जाएंगे। जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके थ्रू इसके अंदर रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर वही हेल्थ, एजुकेशन, उनके अंदर मेडिकल है, इनके रिक्रूटमेंट जो है इस प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा किए जाएंगे। इसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो नेम है वो चेंज हो जाता है जब इंडिया को आज़ादी मिल जाती है 1950 में, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, वो यूपीएससी के अंदर तब्दील हो जाता है जब देश को आज़ादी मिलती है 1950 के अंदर। इसका नाम चेंज कर दिया जाता है एज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट होता है। अब हम देखते हैं जुडिशरी। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम में किस तरह का जुडिशियल सिस्टम हुआ करता था। इनिशियली जुडिशियल पावर वर वेस्टेड इन दी जमींदार्स। तो इनिशियल में जो ये जमींदार हुआ करते थे, इन्हीं के अंदर जुडिशियल पावर वेस्ट करती थी। जुडिशियल पावर भी इनके हाथ में थी, लॉ एंड ऑर्डर भी इनके हाथ में था, यानी पुलिस वाला जो सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का भी काम जमींदारों का हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे फिर चीजों को और ज्यादा सिस्टमाइज किया गया और फिर इन जमींदारों से जुडिशियल पावर को भी सेपरेट किया गया। अब जमींदारों को जुडिशियल पावर से रिमूव किया गया एंड लॉ एंड ऑर्डर का जो काम जमींदारों का था उनको भी बाद में इनसे छीन लिया गया और कंप्लीट एक पुलिस सिस्टम का वर्क किया गया, पुलिस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया इन इंडिया बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनिशियल फेज के अंदर चाहे जुडिशियल सिस्टम हो या लॉ एंड ऑर्डर वाला सिस्टम हो, उनके राइट्स किसके हाथ में हुआ करते थे, जमींदार्स के हाथ में हुआ करते थे। इन फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय वॉरेन हेस्टिंग टू रिकॉग्नाइज जुडिशियल सिस्टम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लिया जाता है जुडिशियल सिस्टम को क्रिएट करने का। ही क्रिएटेड सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, दैट इज नोन एज दीवानी अदालत एंड फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत के अंदर वो मैटर जाते थे जो सिविल मैटर हुआ करते थे, यानी जमीन, जैसे जमीन के रिलेटेड डिस्प्यूट है, ऐसे जो जिनके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं हुआ करती थी, वो सारे मैटर जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर प्रोसीड किए जाते थे, तो उनको कहा जाता था दीवानी अदालत। और उसके बाद जो है फौजदारी अदालत जो है वो क्रिमिनल कोर्ट थे, जिसके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट थे उनकी प्रोसीडिंग यहाँ पे की जाती थी। तो फर्स्ट टाइम वॉरेन हेस्टिंग ने इस तरह का सिस्टम एस्टेब्लिश किया, दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत। दीवानी यानी सिविल कोर्ट और फौजदारी यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट। ही क्रिएटेड सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत एट कलकत्ता। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कोडिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। उसने लॉ का कोडिफिकेशन और फॉर्मुलेशन किया, एक सिस्टमेटिक रूप से उनको कोडिफाई किया गया, हिंदू लॉज को वगैरह। तो हमने देखा है कॉर्नवालिस के वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हिंदू कोर्ट डाइजेस्ट का, हिंदू लॉ के जो हिंदू लॉ थे उनके एक पूरा जर्नल तैयार किया गया, उसके ऊपर एक कंप्लीट वर्क करके, रिसर्च करके एक पूरा डाइजेस्ट तैयार किया गया। तो ये सारे काम होते हैं वॉरेन हेस्टिंग के समय में। He attempt to codify both हिंदू एंड मुस्लिम लॉ। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय पे चाहे हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ हो, दोनों के ही लॉ की कोडिफिकेशन की गई, एक पूरा सिस्टमेटिक रूप से उनको डिकोड किया गया और उसका कोडिफिकेशन किया गया। इन 1776 कोड ऑफ गेंटो लॉ वाज प्रिपेयर्ड, ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति। तो पहले यहाँ पे हमारे यहाँ जो लॉ वगैरह जो सिस्टम था वो मनुस्मृति बेस्ड था, तो मनुस्मृति से यहाँ पे हिंदू लॉ डाइजेस्ट तैयार किया गया, उसको डिसाइफर्ड करके मनुस्मृति का इंग्लिश के अंदर अनुवाद करके उसको और ज्यादा रिसर्च एंड रीडिंग करके एक लॉ तैयार किया गया जिसको कोड ऑफ गेंटो कहते हैं। डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ प्रिपेयर्ड बाय विलियम जोन्स एंड कोलब्रुक इन 1791। तो ये डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ बेसिकली
जो है जुडिशियल सिस्टम के एस्टेब्लिशमेंट के कारण भी हुआ, और यहाँ पे रोमांटिसिज्म का टाइम भी था, सॉरी ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी का टाइम पीरियड चल रहा था वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में, जिसके अंदर क्या था, जो पास्ट है, इंडिया का जो पास्ट है उसकी रिसर्च की जाए, उसको रीड किया जाए, और उसी ट्रेडिशन और कस्टम के बेस पर जो पहले इंडिया के अंदर प्रिवेल थे, इंडिया को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, उसी सिस्टम के ऊपर इंडिया को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए अंडर द कंपनी रूल। तो ये सारा काम होता है वॉरेन हेस्टिंग के समय में। इसी वजह से वॉरेन हेस्टिंग के समय में डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ वगैरह तैयार किए गए, मुस्लिम लॉ को कोडिफाई किया गया, और हिंदू लॉ जो है उनके सोर्सेज जो है, जैसे कि हमारे पुराण है, मनुस्मृति है, जो एंशिएंट टेक्स्ट हुआ करते थे, उनसे उनके सोर्स यहाँ पे लेकर एक कंप्लीट हिंदू के लिए लॉ डाइजेस्ट तैयार किया गया। ही अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट फतवाए आलमगिरी, और जो फतवाए आलमगिरी, तो यहाँ पे जो ये फतवाए आलमगिरी है, ये एक बहुत ही लार्ज मुस्लिम बेस्ड लॉज का एक पूरा कंपाइलेशन है, जिसका यूज मुगल एम्पायर द्वारा किया जाता था टू रूल देयर एम्पायर। अपने एम्पायर को किस तरह से, किस रूल एंड रेगुलेशन के अंडर चलाना है, उसके लिए मुगल एम्पायर भी जो है इस फतवाए आलमगिरी का यूज किया करते थे। ये शरिया बेस्ड एक लार्ज मुस्लिम लॉ का कंपाइलेशन है, जिसको कहते हैं फतवाए आलमगिरी। फतवाए आलमगिरी का कोई एक ही ऑथर नहीं है, इसकी मल्टीपल ऑथर है। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हमने कहा ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही थी इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया की जो पास्ट चीजें हैं, जैसे मुगल एम्पायर वाला पीरियड है, या उसके पहले वाला जो मौर्य वगैरह गुप्तन एम्पायर है, उनके जो जिस बेस के ऊपर जो ट्रेडिशन एंड कस्टम्स उस समय फॉलो होते थे, उनको रिसर्च की गई, रीड किया गया, और उनके फिर अलग अलग जो है कंपाइलेशन और ट्रांसलेशन किए गए। तो मनुस्मृति के बेस पर इंडियन लॉज को तैयार किया गया, हिंदू लॉज को तैयार किया गया, और इस फतवाए आलमगिरी के ट्रांसलेशन से मुस्लिम लॉ को कोडिफाई किया गया। तो इस तरह के वर्क जो है वो किए गए वॉरेन हेस्टिंग के समय में। फिर आते हैं कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस ने जैसे सिविल सर्विस को और ज्यादा सिस्टमाइज्ड और कंसोलिडेट किया था, उसी तरह इन्होंने इस जुडिशियल सिस्टम को भी और ज्यादा कंसोलिडेट और सिस्टमाइज किया। कॉर्नवालिस रिटेन कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ही रिटेन कोर्ट एट कलकत्ता लेवल, he created an intermediate level at Patna, Dhaka, Calcutta and Murshidabad. He created two kind of courts at this level, court of circuit and provincial court of civil appeal. तो इस तरह के डेवलपमेंट जो है वो कॉर्नवालिस के टाइम में किए गए, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता का जो कोर्ट है, जो कंपनी के टाइम पे भी था, कोर्ट ऑफ कंपनी का खुद का कोर्ट एट कलकत्ता, उसको भी उसने रिटेन रखा। और जो इंटरमीडिएट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल और कलकत्ता लेवल के बीच में, जो इंटरमीडिएट लेवल के कोर्ट है, उनको भी जैसे सर्किट कोर्ट जिसको कहते हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट भी की गई। कहाँ पे? पटना, ढाका, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, इन जगह पे। और प्रोविंस के जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे, उनके अंदर प्रोविंशियल कोर्ट की भी स्थापना कॉर्नवालिस के द्वारा की गई फॉर द सिविल अपील। He formulated a code in 1793 that is called Cornwallis Code, which was elaborated code of regulations and which separated judiciary and executive. पहले यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव वर्क के अंदर एक प्रॉपर डिस्टिंक्शन नहीं हुआ करता था, लेकिन कॉर्नवालिस कोड के अंदर फिर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव वर्क को दोनों को सेपरेट किया गया। एग्जीक्यूटिव वर्क के अंदर हमने पता है यहाँ पे नए कलेक्टर्स की रेवेन्यू जो कलेक्शन था उसके लिए कलेक्टर्स अपॉइंट किए गए, और जुडिशरी सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पे जजेस की नियुक्ति की गई, उनके अपॉइंटमेंट किए गए। विलियम बेंटिक वॉज सपोर्टेड बाय लॉर्ड मैकेंजी, चार्ल्स मेटकॉफ, बटरवर्थ बेली इन जुडिशियल रिफॉर्म्स। आगे और ज्यादा विलियम बेंटिक के टाइम पे भी इन जुडिशियल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म होते हैं। ही रिटेन कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड एट कलकत्ता लेवल। इसने फिर जो कॉर्नवालिस के टाइम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट स्थापित किए गए थे और कलकत्ता लेवल पे जो कोर्ट स्थापित थे उनको रिटेन रखा, एंड क्रिएटेड सम एट इलाहाबाद, और इलाहाबाद के अंदर भी कोर्ट की स्थापना की गई। ही अबॉलिश्ड इंटरमीडिएट लेवल, लेकिन इसने जो कॉर्नवालिस के टाइम पे इंटरमीडिएट लेवल के कोर्ट स्थापित किए थे उनको अबॉलिश्ड किया गया ड्यूरिंग द विलियम बेंटिक्स टेन्योर।
नाउ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1774 एट कलकत्ता। 1774 में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये हमने पढ़ा हुआ है कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जब पास हुआ था उसके अंदर ये प्रोविजन था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाए। और हमने देखा भी कल के सेशन में ही, लास्ट सेशन में हमने देखा यहाँ पे कि जब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास होता है तो ऑलरेडी कलकत्ता के अंदर कंपनी का खुद का एक कोर्ट रन हो रहा था। कंपनी अपने लेवल पे यहाँ पे डिस्प्यूट रिड्रेसल कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रोविजन था कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या क्राउन कोर्ट की स्थापना की जाए, तो उसकी स्थापना होती है इन 1774 एट कलकत्ता, जो कि बेसिक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है बिटवीन द कंपनीज कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में होती है एट कलकत्ता बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। Then Supreme Court was established at Bombay in 1800 and at Bombay, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट was established at Bombay नहीं होगा, यहाँ पे मद्रास है। मद्रास के अंदर 1800 के अंदर किंग जॉर्ज थर्ड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। कलकत्ता में 1774 में किया गया, मद्रास के अंदर 1800 में एंड बॉम्बे में 1823 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा और किंग जॉर्ज थर्ड के द्वारा यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बॉम्बे मद्रास के अंदर 1800 एंड 1823 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट वाज इम्पे। इम्पे वाज फर्स्ट चीफ जस्टिस, वी कैन से, जो थे वो कलकत्ता में अपॉइंटमेंट इनकी की गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 प्रोवाइडेड द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ कमीशन। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर लॉ कमीशन के गठन का प्रोविजन रखा गया। फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर मैकॉले बाय बेंटिक, और फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया अंडर द मैकॉले बाय द लॉर्ड बेंटिक एंड इट प्रिपेयर्ड आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड का जो कोडिफिकेशन है वो मैकॉले के अंडर में जो फर्स्ट लॉ कमीशन गठित किया गया था उसके अंडर किया गया। उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो बेंटिक थे और लॉर्ड मैकॉले जो थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड लॉ कमीशन वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम कलकत्ता to London by Charter Act of 1853. It created basis for Code of Civil Procedure in 1859, Code of Criminal Procedure in 1861 and Indian High Court Act 1861. अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर जो सेकेंड लॉ कमीशन का गठन किया गया था, अब उसको यहाँ से कलकत्ता से ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया, लंदन के अंदर। और इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी तो सीआरपीसी है, आईपीसी का तो गठन यहाँ पे फर्स्ट लॉ कमीशन में हो गया, लेकिन सीआरपीसी जो है उनका गठन जो है 1861 में इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर किया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 का भी बेस जो है वो इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर रखा गया था। देन इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास इन 1861 जिसका बेस किस में था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर। एंड फर्स्ट हाई कोर्ट एट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास इन 1865। 1865 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या वी कैन से बंगाल, बॉम्बे, मद्रास जो थे उनके अंदर हाई कोर्ट की स्थापना की गई। वन चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 15 जजेस। और इसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हुआ करती है हाई कोर्ट के अंदर, उसमें क्या था, एक तो होगा चीफ जस्टिस एंड 15 से ज्यादा जजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो 15 से ज्यादा जजेस यानी 15 तक जजेस और एक चीफ जस्टिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करेंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस फ्रॉम 15 to 20 बाय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट इन 1911। लेकिन जो ये 15 तक का जो प्रोविजन था उसके अंदर और ज्यादा इंक्रीमेंट किया गया, इंक्रीज किया गया नंबर को, और 15 से किया गया 20 जजेस इन दी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1911। 1911 के इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंदर इस 15 जजेस की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई। फर्स्ट इंडियन टू ऑफिशिएट एज चीफ जस्टिस एट कलकत्ता वाज रमेश चंद्र मित्र। और फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस जो थे वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर वो थे रमेश चंद्र मित्र।
एक्ट ऑफ 1935 हैड प्रोविजन फॉर फेडरल कोर्ट। हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी है तीनों के अंदर, लेकिन अब इनके ऊपर, जैसे कि अभी इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है, स्टेट के अंदर हाई कोर्ट होते हैं और उनके ऊपर फिर पूरा एक सुप्रीम कोर्ट होता है, तो यही सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे फेडरल कोर्ट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है इन द एक्ट ऑफ 1935। तो एक्ट ऑफ 1935 में प्रोविजन रखा गया फेडरल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट का। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1937 विद 1 चीफ जस्टिस एंड 6 जजेस। तो यहाँ पे एक चीफ जस्टिस और 6 जजेस से मिलकर इस फेडरल कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किया जाएगा। सर मॉरिस गायर बिकम फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वी कैन से सर मॉरिस गायर जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे और ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बनते हैं इस फेडरल कोर्ट के अंदर। इसी फेडरल कोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट के रूप में देख सकते हैं। ब्रिटिश हैज एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का जो रूल का सिस्टम था जुडिशरी के अंदर, उसमें था रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ जो है उसका ही मेन पावर होगा। लॉ के अंदर जो कुछ लिखा गया है उसके बेस पे ही किसी को प्रोसीड किया जाएगा। एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सभी इक्वल है, चाहे वो हाई क्लास से बिलोंग करता है या लोअर क्लास से, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कौन सी कास्ट है, क्रीड से बिलोंग करता है, लॉ के सामने सब इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो है ये सब डॉक्यूमेंटेशन में होती है, डॉक्यूमेंट में होती है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जुडिशरी सिस्टम के अंदर हमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अगेंस्ट इंडियंस। फिर अगेंस्ट इंडियंस के अंदर भी हाई क्लास एंड लोअर क्लास, जैसे पहले के जमाने में हुआ करता था कि इंडिया के अंदर जो पनिशमेंट हुआ करते थे उसमें जो हाई क्लास के लोग थे जैसे कि ब्राह्मण्स वगैरह थे, उनको सेम क्राइम के लिए, मान लो सेम क्राइम दो लोगों ने किया है, एक तो है ब्राह्मण और एक है लोअर क्लास से बिलोंग करने वाला, तो कंपैरेटिवली लोअर क्लास के जो पर्सन है उसको ज्यादा पनिशमेंट दी जाएगी उस क्राइम के लिए, और हायर क्लास यानी ब्राह्मण समाज से अगर कोई है तो उसको कंपैरेटिवली सेम क्राइम के लिए कम सजा दी जाएगी। तो इस तरह का प्रोविजन था। तो यहाँ पे सिर्फ बातों के अंदर ही यहाँ पे रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ था, लेकिन यहाँ पे इन प्रैक्टिस हमें देखने को मिलता है भारी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द इंडियंस, और अगेंस्ट इंडियंस के अंदर भी वापस जो इंडियन ब्रिटिश लोगों के लॉयल थे, जैसे जमींदार थे या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, प्रिंसली स्टेट के पर्सन थे, और जो ब्रिटिश लोगों के लॉयल जितने भी थे उनको अलग से ट्रीट किया जाता था और दूसरे इंडियंस को फिर अलग से ट्रीट किया जाता था। तो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है कि यूरोपियंस को सेम क्राइम के लिए अलग तरह से ट्रीट किया जाता था और इंडियंस के लिए यहाँ पे अलग ट्रीटमेंट किया जाता था। यानी वही सेम वाली बात हो जाती है कि जो यूरोपियंस है उनको सेम क्राइम के लिए कम पनिशमेंट मिलती थी और इंडियंस को हैवी पनिशमेंट दी जाती थी फॉर द सेम क्राइम। तो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज प्रेजेंट इन द सिस्टम ऑफ लॉ। यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट वर अंडर सुप्रीम कोर्ट अलोन टिल 1836। और यहाँ पे ऐसा भी सिस्टम था कि जो यूरोपियन मैटर थे या यूरोपियन लोगों को अगर प्रोसीड करना होता था, उनके ऊपर ट्रायल करना होता था, तो उसके लिए कोई भी इंडियन जजेस जो है वो ट्रायल नहीं कर पाएंगे, ऐसा प्रोविजन था। सिर्फ यूरोपियन लोगों का ट्रायल जो है वो यूरोपियन जजेस के द्वारा ही किया जाएगा। इस तरह का प्रोविजन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वी कैन से ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है कि इल्बर्ट बिल जो आता है, इल्बर्ट बिल, उसके अंदर यही तो सिस्टम था इस चीज को अबॉलिश करने का कि नहीं, जब यूरोपियन ट्रायल्स है, यूरोपियन लोगों का ट्रायल है, वो इंडियन जज भी कर सकता है, जिसका समर्थन जो है लॉर्ड रिपन ने किया था और लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस भी किया था कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि यूरोपियन मैटर्स को भी इंडियन जज है वो ट्रायल कर सके, इंडियन जज भी उस चीज की सुनवाई कर सके। तो इस तरह का इल्बर्ट बिल के अंदर प्रोविजन था और लॉर्ड रिपन ने उसका सपोर्ट भी किया था। तो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है। तो इल्बर्ट बिल का सबसे ज्यादा समर्थन इंडियन ने किया था और इल्बर्ट बिल की सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इन यूरोपियन ने किया था, बिकॉज यूरोपियन जो मैटर है वो अब किसके, इंडियन जजेस के सामने ट्रायल के लिए जा रहे थे। तो हो सकता है कि वो उनके फेवर के अंदर जजमेंट पास ना करे। इंडियन जज है मे बी उनके अगेंस्ट जो है वो थोड़ा
हार्श पनिशमेंट उनको दे सकते हैं, बिकॉज यूरोपियन जो थे वो यूरोपियन जजेस के सामने जब ट्रायल के लिए जाते थे तो उनको एक सिंपैथी टाइप का वो कह सकते हैं कि चीजें होती होगी, तो उनको थोड़ी सी कम पनिशमेंट दी जाती थी बाय द यूरोपियन जजेस। लेकिन अगर यहाँ पे इंडियन जजेस के द्वारा इनका ट्रायल किया जाएगा तो मे बी कि उनको थोड़ी सी कड़ी पनिशमेंट मिले। तो इस वजह से इल्बर्ट बिल का यहाँ पे यूरोपियंस ने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की थी, लेकिन लॉर्ड रिपन ने इस चीज का सपोर्ट किया था। तो इस तरह के जो जुडिशरी के अंदर या जुडिशियल सिस्टम के अंदर डिस्क्रिमिनेशन था वो हुआ करता था। तो यहाँ पे 1836 तक के पीरियड तक यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट थे वो ओनली सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल के लिए लेता था। दिस डिस्टिंक्शन एंड प्रिविलेज वाज अबॉलिश्ड इन सिविल मैटर इन 1835। प्रिविलेज, लेकिन सिविल मैटर के अंदर इस तरह का जो प्रिविलेज है कि यूरोपियंस को खाली यूरोपियन जजेस ही ट्रायल करेंगे, उस तरह का सिस्टम या प्रिविलेज अबॉलिश किया गया इन 1835। प्रिविलेज इन क्रिमिनल मैटर्स रिमेन इन प्रिंसिपल, दे कुड बी ट्राइड बाय यूरोपियन जजेस एंड मजिस्ट्रेट ओनली। लेकिन क्रिमिनल सिविल मैटर के अंदर तो खत्म कर दिया कि चलो सिविल मैटर जो है वो इंडियन जजेस द्वारा भी ट्रायल किए जा सकेंगे, लेकिन जो क्रिमिनल मैटर है अगर यूरोपियंस के द्वारा कोई क्राइम किया जाता है यहाँ पे तो उसकी सुनवाई खाली यूरोपियन जजेस करेंगे। इंडियन जजेस वर नॉट अलाउड टू हियर क्रिमिनल मैटर्स रिगार्डिंग द यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट। रिपन tried to abolish it in 1882 to 1883। तो यहाँ पे 1882-83 के बीच में रिपन ने इस चीज को अबॉलिश करने की कोशिश की कि चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को दोनों ही ट्रायल कर सकते हैं, चाहे वो यूरोपियन जज हो या इंडियन जजेस हो। इंडियन जजेस यानी कि अगर कोई हायर पोस्ट के ऊपर है इंडियन जजेस तो वो इन मैटर्स को ट्रायल कर सकता है। इस लॉर्ड रिपन ने इस चीज का समर्थन किया था, उसी को कहते हैं हम इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। यहाँ आई गया बात, इल्बर्ट prepared a bill for this, there was a strong opposition and compromise was struck। तो यहाँ पे इल्बर्ट बिल के अंदर ये प्रोविजन था, लॉर्ड रिपन ने इसका सपोर्ट किया था कि जो ब्रिटिश यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट है उनका ट्रायल इंडियन जजेस द्वारा भी किया जाए, नॉट ओनली यूरोपियन जजेस के द्वारा ही किया जाए। तो इसका फिर क्रिटिसिज्म की गई बाय द यूरोपियंस इल्बर्ट बिल की, और कॉम्प्रोमाइज जो है वो स्ट्रक हो गया। यूरोपियंस लोग जो थे वो किसी भी कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचना नहीं चाहते थे, तो इस तरह से इल्बर्ट बिल जो है वो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के रूप में जाना जाता है। They would be tried by jury of which not less than half member would be European or American। तो यहाँ पे क्या कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचे कि इल्बर्ट बिल के अंदर ये प्रोविजन था कि यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट जो है वो अब इंडियन जजेस के द्वारा भी ट्रायल किए जाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज इस चीज पे पहुंचे कि नहीं, कंप्लीटली इंडियन जजेस नहीं होंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ऑलमोस्ट हाफ जो है वो यूरोपियन और अमेरिकन जजेस होने चाहिए, तो ही वो ट्रायल के लिए आएंगे। तो इस तरह की चीजें हुई थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कमेटी इन 1921 कॉन्स्टिट्यूट की गई। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एन एक्ट वाज पास्ड, दे कुड बी ट्राइड बाय एनी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। और यहाँ पे फिर इस चीज को खत्म करने के लिए किस चीज को कि यूरोपियन जो है वो प्रिविलेज थे फ्रॉम गेटिंग ट्रायल बाय द ओनली यूरोपियन जजेस, उसको खत्म करने के लिए यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कमेटी इन 1921 का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, और यहाँ पे प्रोविजन रखा गया और एक्ट पास किया गया कि यूरोपियंस जो है दे कैन बी ट्राइड बाय एनी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो कोई भी इंडियन जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है वो यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट के ट्रायल के लिए क्वालिफाइड होगा। इस तरह का प्रोविजन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कमेटी के अंदर रखा गया और एक्ट के द्वारा इसको पास भी कर दिया गया। प्रिविलेज कंटिन्यू, स्टिल प्रिविलेज कंटिन्यू रहा। दे हैड द राइट टू बी ट्राइड बाय अ यूरोपियन जूरी कुड स्टिल बीइंग क्लेम्ड बाय देम। और अभी भी उनके द्वारा ये क्लेम किया गया कि नहीं, उनका जो ट्रायल होगा वो यूरोपियन जूरी के द्वारा ही किया जाएगा। तो ये प्रिविलेज जो है वो लास्ट तक कंटिन्यू ही रहता है। ये सारी चीजें जो है सारी बातों में होती है, इतना ज्यादा स्ट्रांगली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किए कर पाते हैं, बिकॉज रिपन है, रिपन के बाद कोई और आ जाता है ना, और लिटन जैसे तो आ जाए तो और भी ज्यादा इंडियन जजेस को डिबार्ड ही कर दे फ्रॉम द ट्रायल, किसी भी चीज के ट्रायल से। तो जो गवर्नर जनरल थे वो डिफरेंट गवर्नर जनरल आए एंड दे फॉलो द डिफरेंट आइडियोलॉजी। कुछ इंडियंस के लिए लिबरल थे एंड कुछ जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो इस वजह से
ओवरऑल अगर हम देखने को जाए तो यहाँ पे चाहे कोई भी आ जाए, कुछ जैसे रिपन जैसे गवर्नर जनरल वगैरह को छोड़ के बाकी जो थे वो अपने इंपीरियल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ही पॉलिसी मेकिंग करते थे, या किसी तरह का सिस्टम या इंट्रोड्यूस किया जाता था तो वो वहां पे प्राइमली उनका फोकस होता था कि वो इंपीरियल इंटरेस्ट को हिट ना करे, इंपीरियल इंटरेस्ट वहां पे सेफगार्ड रहे और ब्रिटिश रूल की सुप्रीमेसी इंडिया में बनी रहे। तो इंडियंस को अपग्रेड तो करो लेकिन इतना ही करो कि वो इंडियन ब्रिटिश रूल को चैलेंज पोज ना कर पाए, एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज पोज ना कर पाए। तो इस तरह का प्रोविजन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये हमने जुडिशरी सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कवर किया। अब हम आगे बढ़ते। तो यहाँ पे हमने पहले बात की थी कि जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके इंडिया के अंदर सस्टेनेबिलिटी का 3 मेन पिलर थे। एक तो सिविल सर्विस जो उसके लिए स्टील फ्रेम के रूप में काम करता है, पुलिस सिस्टम और यहाँ पे आर्मी सिस्टम। तो सिविल सर्विस हमने अच्छे से देख लिया। पुलिस के अंदर कुछ भी नहीं था। पहले जो जमींदार थे उनके अंदर उनके पास ये राइट्स हुआ करते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है वो जमींदार किया करते थे। लेकिन कॉर्नवालिस के टाइम में जमींदारों से ये राइट्स छीन लिए गए। अब एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज पुलिस सिस्टम, और लॉ एंड ऑर्डर का काम अब इस पुलिस सिस्टम को दिया गया। और यहाँ पे पुलिस सिस्टम जो है वो अभी तक यूरोप में भी इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जैसा कि डेवलपमेंट या पुलिस सिस्टम जो है वो इंडिया में डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे जगह जगह पे जो है वो थानाज इस्टेब्लिश किए गए और जिसका हेड कौन होता था, दरोगा। दरोगा के अंदर ये थाना जो है वो चलते थे और इस तरह से ये पुलिस सिस्टम वर्क करता था। और यहाँ पे जो ये दरोगा हुआ करते थे वो इंडियंस हुआ करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस चीज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट का क्रिएशन किया गया, डीएसपी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया करती थी। अगेन यहाँ पे ये जो हायर पोस्ट है डीएसपी की, यहाँ से इंडियन को एक्सक्लूड किया गया। और ये डीएसपी जो थे वो कौन होते थे, ब्रिटिश लोग। तो जितने भी हायर पोस्ट हमेशा रहेगी वो किनके अंडर रहेगी, चाहे आर्मी के अंदर हो, पुलिस के अंदर हो, वो किनके पास होगी, ब्रिटिश लोगों के पास होगी। और लोअर रैंक पे जो है जैसे सोल्जर्स वगैरह हैं, वो किनके पास होगी, इंडियंस के पास होगी। और यहाँ गाँवों के अंदर, विलेजेस के अंदर जो पुलिस का सिस्टम है यानी निगरानी रखने का सिस्टम है वो वॉचमैन के द्वारा किया जाता था, जो विलेज कम्युनिटी के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते थे। और इस पुलिस सिस्टम के अंदर पुलिस सिस्टम जो है सक्सीड होती है टू रिड्यूस द मेजर क्राइम्स, जैसे कि डकैती बहुत हुआ करती थी उस समय। तो डकैती जैसी चीजों को रिड्यूस करने के अंदर पुलिस जो है वो सक्सीड होती है। और पुलिस जो है एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक पिलर का काम करती है अगेंस्ट द राइजिंग नेशनलिज्म। एंड कोई उस समय जो नेशनलिज्म जब राइज हो रहा था तो बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी होती थी अगेंस्ट द फॉरेन कंट्रोल। तो उस कॉन्स्पायरेसी को भी कर्व करने के लिए पुलिस की बहुत अच्छी भूमिका यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे जब नेशनलिस्ट मूवमेंट चलते हैं तो उसको सप्रेस करने का काम भी इस पुलिस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे जो ये पुलिस सिस्टम था इसके अंदर मेजर सब इंडियंस ही लोअर पोस्ट पे, या दरोगा से नीचे सूबेदार ये जो कांस्टेबल जैसी पोस्ट होती है उन सब पे इंडियंस थे। और ये इंडियंस का एटीट्यूड ऐसा था कि जो सिंपैथी नहीं रखते थे फॉर द इंडियंस होते हुए भी इंडियंस के प्रति इनकी सिंपैथी नहीं थी। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जब राइज होते हैं तो इन्होंने इंडियंस के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, इन्होंने इन पुलिस सिस्टम ने, जिसका सिर्फ हाई पोस्ट के ऊपर ब्रिटिश लोग थे लेकिन लोअर पोस्ट पे तो सारे इंडियंस ही थे। तो इन इंडियंस का तो सपोर्ट होना चाहिए फॉर द नेशनलिस्ट पीपल, नेशनलिस्ट मूवमेंट को तो इनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इन्होंने अनसिंपैथिक एटीट्यूड अपनाया था टुवर्ड्स द नेशनल मूवमेंट। तो इस तरह का पुलिस सिस्टम हुआ करता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आर्मी के बारे में।
आर्मी भी ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश रिजिम को इंडिया में सस्टेनेबल करवाने के लिए एक मेन इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में काम करती है. इट फुलफिल्ड 4 important function, that is, it was the instrument through which the Indian power were conquered. तो हमें पता है यहाँ पे आर्मी के द्वारा ही जितने भी युद्ध जीते गए थे और इंडियन टेरिटरी पे जो कंट्रोल किया गया था वो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा ही किया गया था. तो जो मेन इंडियन ब्रिटिश रूल की जो ताकत थी वो थी उसकी स्ट्रॉन्ग आर्मी. और इसी आर्मी ने ब्रिटिश एम्पायर को डिफेंड किया था फ्रॉम द फॉरेन राइवल्स, जैसे फ्रेंच वगैरह है. फिर वहां से जब पंजाब के ऊपर कॉन्क्वेस्ट चल रहा था, अफगानिस्तान वाला जो मैटर हुआ था, तो उसके अंदर ये वहां पे बढ़ता रशियन थ्रेट. तो इन सबको डिफेंड किया था आर्मी ने. तो आर्मी ने यहाँ पे इंडिया के अंदर ब्रिटिश रेजिम को फॉरेन राइवल से डिफेंड करने का भी काम किया, दैट इज फ्रेंच रशियन थ्रेट, और टेरिटोरियल गेन करवाया. इस आर्मी के बलबूते पे ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना टेरिटोरियल गेन या टेरिटोरियल कॉन्केस्ट किया, और मेजर टेरिटरी जो है इंडिया की वो अपने अंडर ले ली या ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर ले ली गई. तो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? आर्मी. फिर जब इंटरनल रिवोल्ट भी हुए राइजिंग नेशनलिज्म के द्वारा, तो उसके अंदर भी आर्मी की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसके अंदर आर्मी ने इस इंटरनल रिवोल्ट से भी ब्रिटिश रिजिम को जो है वो सेफगार्ड किया. और नॉट ओनली इन इंडिया, अफ्रीका और एशिया के अंदर जहां जहां इनकी कॉलोनी थी, वहां वहां जब भी रिवोल्ट वगैरह हुए तो उनके अंदर भी ब्रिटिश रिजिम को सेफगार्ड किया गया थ्रू दी आर्मी. और लेटर हमको पता है कि पहले तो ब्रिटिश आर्मी खाली ब्रिटिश लोगों की थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें इंडियंस भी रिक्रूट होने लगे लोअर रैंक पे, और ये इंडियंस जो है इनके लिए एक स्टील फ्रेम का काम करते हैं. ये इंडियन सोल्जर्स जिसकी भूमिका हम देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर भी. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पूरी इंडियन आर्मी को वहां पे ब्रिटेन की तरफ और अफ्रीका के अंदर वगैरह भेजा गया था मिशन कंक्लूड करने के लिए. तो यहाँ पे नॉट ओनली आर्मी के अंदर ब्रिटिशर्स, इंडियंस वर आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सेफगार्डिंग द ब्रिटिश रिजिम इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर देयर कॉलोनी वाज एक्सिस्टेड. तो आर्मी के अंदर जो हाई पोस्ट हुआ करती थी वो तो रिजर्व रहती थी फॉर द ब्रिटिश ऑफिशियल, और लोअर रैंक जो थी जैसे सोल्जर वगैरह उन पे रिक्रूटमेंट किए जाते थे इंडियंस को. और इंडियंस अगर हायर रैंक तक पहुंच पाते थे तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या थी? सूबेदार वाली रैंक थी. और यहाँ पे इंडियंस लोगों को आर्मी में रिक्रूटमेंट क्यों किया गया? क्योंकि अब जो इंडिया के अब धीरे धीरे जो है इंडिया के अंदर हमने देखा कि टेरिटोरियल गेन, मेजर टेरिटोरियल गेन हो चुका है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और अब इस लार्ज टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए एक लार्ज आर्मी की जरूरत है. और ये आर्मी कंप्लीटली ब्रिटेन से तो मंगाई जा नहीं सकती है, इट कैन बी मोर एक्सपेंसिव. तो इन्होंने फिर आर्मी के अंदर इंडियंस के रिक्रूटमेंट को चालू किया. और इंडिया जितना लार्ज था टेरिटरी इंडिया की, उसमें तो कई इंग्लैंड समा जाए, है ना. तो इतने बड़ी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए उनको एक लार्ज आर्मी की जरूरत थी. और इंग्लैंड से अगर पूरे ब्रिटिश ट्रूप मंगवा भी दिए जाए तो भी वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे इस रिक्रूटमेंट इस डिमांड को कि इंडिया की इतनी लार्ज टेरिटरी को थोड़ी सी ब्रिटिश आर्मी के द्वारा कंट्रोल किया जाए. इस वजह से यहाँ पे इंडियंस का भी रिक्रूटमेंट फिर ब्रिटिश आर्मी के अंदर स्टार्ट किया गया. तो ये आर्मी सिस्टम हुआ करता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो यहाँ पे 3 मेन पिलर हमने सिविल सर्विस देख लिया, पुलिस देख लिया, और आर्मी भी देख चुके हैं. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट इंडिया में होता है वो 1857 के बाद से देखने को हमें यहाँ मिलता है. 1857 के बाद क्या होता है कि
कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंडियंस जो थे वो मोर कॉन्टेक्ट्स में आते हैं फ्रॉम विद द यूरोपियंस। और यूरोप के अंदर उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसके अंदर इंडियंस सॉरी जो यूरोपियंस इकोनॉमी है और यूरोपियन जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करती है इन द मैटर ऑफ सैनिटेशन, एजुकेशन, एडवांस इकोनॉमी हो जाती है उनकी। तो ये सारे जो डेवलपमेंट वहाँ पे होते हैं उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं इंडियंस जो यहाँ से एजुकेशन ले रहे थे। एजुकेशन जो थे वो एक मेन फैक्टर बनता है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन प्रिवेलिंग इन द यूरोप। तो उसी के बेस पे कि यूरोप के अंदर इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं हो रहा है, तो वो फिर पढ़े लिखे जो इंडियंस थे उन्होंने डिमांड शुरू की कि इंडिया के अंदर भी इस तरह का सिस्टम होना चाहिए, जिसके अंदर मेन फोकस होना चाहिए कि इकोनॉमी का एडवांसमेंट किया जाए, सैनिटेशन वर्क किए जाए गवर्नमेंट के द्वारा और एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और धीरे धीरे यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंडीशन है गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की, वो भी बढ़ती जा रही थी। फाइनेंशियल डिफिकल्टी लेड द गवर्नमेंट टू फर्दर डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के डिसेंट्रलाइजेशन का मेन कारण क्या था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अब थोड़ी सी 1857 के बाद से वीकन होती जा रही थी, डिक्लाइनेशन का फेज देख रही थी। तो उनको अब जरूरत थी कि जो कंप्लीट पावर है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। पहले हम यहाँ 1833 तक देखते हैं चार्टर एक्ट के अंदर की कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। तो कंप्लीट अगर सेंट्रलाइजेशन अपने हैंड में रखना है तो उसके लिए उतना एक्सपेंडिचर, उतना आपको फाइनेंस की भी जरूरत होती है कि सारा का सारा सिस्टम सेंटर से हो। लेकिन अभी कुछ मैटर जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, वाटर सप्लाई, बेटर रोड्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंडियंस को देने का सोचने लगे। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी मजबूरी है कि फाइनेंस जो है वो उनके पास कम है, कि कंप्लीट सेंट्रल फंड से ही ये सारी जो नीड्स है, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, बेटर रोड्स, इनकी जो डिमांड है वो मीट नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये जो सारे मैटर्स है वो ऐसे करे कि इंडियंस को ही दे दिया जाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का निर्माण यहाँ पे कर दिया जाए। तो और वो ही इन सारी चीजों का देखरेख करेंगे। इन केस अगर वो हम पे आरोप लगाए कि तुमने इन चीजों के अंदर कोई वर्क नहीं किया, तो वी कैन से कि इन सब का पावर तो है वो आपके हाथ में है। तो अब इंडियंस को इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सोचा जाने लगा। और फिर धीरे धीरे यहाँ पे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट भी बढ़ने लगे। इंडियन नेशनलिस्ट डिमांड भी ये कह रही थी कि जो इंडिया का रूल है वो इंडियंस के हाथों में दिया जाए, इंडिया विल बी रूल बाय द इंडियंस ओनली। इस वजह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड जो है वो बढ़ने लगी कि एटलीस्ट चलो पूरा कंट्रोल हमें नहीं दे रहे हो तो कम से कम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल तो हमें दिया जाए। फिर हम देखते हैं कि 1861 के अंदर प्रोविंशियल काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसी चीजों का गठन होता है, जिसके अंदर पावर का डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। और फिर जैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसी बॉडीज का गठन होने लगता है तो उसके अंदर फिर इंडियंस रिक्रूट होने लगते हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे ये सारी डिमांड अब बढ़ रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड नहीं था इन सारी चीजें, इन सारी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो गवर्नमेंट कुड नो लॉन्गर अफोर्ड टू इग्नोर इट। अब इन चीजों को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता कि इंडियंस के द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की जा रही है, रोड, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, बेटर रोड्स, इन ऐसी एजुकेशन के डेवलपमेंट के और सिविक एमिनिटीज के बारे में जो डिमांड की जा रही है उनको अब गवर्नमेंट और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकती। अगर और ज्यादा इग्नोर करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे पॉलिटिकल डिसअफेक्शन या पॉलिटिकल डिसकॉन्टेंट देखने को मिल जाएगा। बिकॉज नेशनलिज्म यहाँ पे राइज हो रही है, लोग अपने इंडियंस जो है वो अपने राइट्स के लिए जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं डे बाय डे, बिकॉज एजुकेशन का स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ पे। तो वो अपने खुद के राइट्स के लिए फॉरेन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको एज अ फॉरेन रूल कंसीडर कर रहे हैं और कंप्लीट पावर अपने हैंड में लेने जैसा सोच रहे हैं। तो एटलीस्ट अगर इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसी बॉडीज का गठन कर, इंस्टीट्यूशन का गठन कर दिया जाएगा और उनको इंडियंस को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो कम से कम ये पॉलिटिकल डिसअफेक्शन जो है वो थोड़ा सा कम किया जा सकता है कि नहीं कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीटली आपके अगेंस्ट नहीं है, वो पूरा का पूरा पावर अपने हैंड में नहीं रखना चाहती, वो आपको रूल नहीं करना चाहती है, वो आपको क्या करना चाहती है, सिविलाइज करना चाहती है। तो इस तरह की अप्रोच जो है
वो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती है। और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का धीरे धीरे यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया जाता है। बोर्ड एंड म्यूनिसिपैलिटीज बोर्ड और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड का क्रिएशन धीरे धीरे किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी क्या थी कि चलो डिसेंट्रलाइजेशन तो कर दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है कि उस सारी एमिनिटीज को जो है सिविक एमिनिटीज है उनको मीट किया जा सके। और गवर्नमेंट यहाँ पे न्यू टैक्स भी नहीं लगा सकती। इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे न्यू एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करने के लिए न्यू टैक्स लिवाई नहीं कर सकती, बिकॉज जो ऑलरेडी टैक्सेस जो लिवाई है, जो ऑलरेडी टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका ही बर्डन इतना ज्यादा हो रहा है इंडियन सोसाइटी पे कि वो पुअर कंडीशन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो नया टैक्स लगाएंगे तो और ज्यादा पब्लिक के अंदर डिसअफेक्शन की भावना बढ़ेगी, डिसकॉन्टेंट की भावना यहाँ पे बढ़ेगी। और यहाँ पे इस चीज के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के क्रिएट के लिए ना तो न्यू टैक्स लगाया जाएगा और ना ही हायर क्लास के ऊपर भी ये टैक्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि चलो अगर टैक्स लगाना ही है तो इस न्यूज के साथ इसको लगाया जाए कि ये न्यू टैक्स जो है वो इंडियंस के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। इसका कुछ भी हिस्सा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी, ये सारी चीजें उनके बेटरमेंट के ऊपर खर्च होगी। तो फिर इंडियंस माइंड नहीं करेंगे ये न्यू टैक्स देने के लिए। तो इस तरह की अप्रोच के साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन होता है। फिर वही 1861 के अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है लेजिस्लेशन का, वो एक मेजर फैक्टर का वर्क करता है इनटू द इनकरेज द ग्रोथ ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और यहाँ पे रॉयल आर्मी के द्वारा सैनिटरी कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया कि जो इंडियन टाउन्स है उनकी जो ये अनहेल्दी कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए और इसके लिए लोकल सर्विसेज बाय लोकल टैक्स इंट्रोड्यूस किए जाए। तो ये सारे फैक्टर वर्क करते हैं इनटू द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट की डायरेक्शन के अंदर फर्स्ट यहाँ पे मेयो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 लाया जाता है। वेरियस एक्ट वर पास्ड इन डिफरेंट प्रोविंसेस व्हिच प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कमिटी अंडर द रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे लोकल कमिटी के गठन का प्रोविजन रखा जाता है इन द मेयो रिजोल्यूशन ऑफ 1870। नेक्स्ट है यहाँ पे रिपन्स रिजोल्यूशन ऑफ 1882। फर्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप लिया जाता है टुवर्ड्स द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड फॉर फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ लोकल बोर्ड्स एट तहसील एंड तालुका लेवल, मैक्सिमम 1/3 ऑफिशियल मेंबर एंड रेस्ट इलेक्टेड मेंबर इन द बोर्ड। तो यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट जो कॉन्क्रीट स्टेप लिया जाता है वो रिपन्स के रेजोल्यूशन के द्वारा लिया जाता है इन 1882। तो यहाँ पे रिपन्स जो है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक के रूप में या फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। रिपन का टाइम पीरियड जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के टाइम पे फेवरेबल पीरियड रहता है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन। तो इस रिजोल्यूशन के अंदर क्या रिकमेंडेशन थी कि जो तहसील और तालुका लेवल है वहां पे लोकल बोर्ड का गठन किया जाए और 1/3 ऑफिशियल्स जो है वो तो जो ऑलरेडी सर्विसेज में है ईस्ट इंडिया कंपनी के उसके ऑफिशियल्स मेंबर यहाँ पे 1/3 जो होंगे वो उसके मेंबर होंगे लोकल बोर्ड के, और बाकी के जो मेंबर है उनको इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किया जाए। नॉन ऑफिशियल मेंबर टू एक्ट एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होगा उसको बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पासिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट इन 1883 एंड 84 इन डिफरेंट प्रोविंसेस अंडर द रिजोल्यूशन, और डिफरेंट प्रोविजन के अंदर जो लोकल बोर्ड के गठन के लिए जो रिजोल्यूशन है वो इस रिजोल्यूशन के अंदर पास किए गए। Act of 1852 was the first act to create municipal administration in the urban area in Bengal. तो बंगाल के अर्बन एरिया में फर्स्ट म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन रखा जाता है एक्ट ऑफ 1852 में ऑन द विशेस ऑफ इनहेबिटेंट्स।
एक्ट ऑफ 1850 1850 के कानून में was the first act to create municipal administration in the rural urban area in all over India. तो पहले एक्ट ऑफ 1842 पास होता है जिसके अंदर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है इन दी बंगाल एरिया, बंगाल के जो अर्बन एरिया है उनके अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। फिर 1850 के अंदर एक्ट पास किया जाता है, फिर ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी अर्बन एरियाज है वहां पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा। एक्ट वर पास्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज इन डिफरेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल, मद्रास, पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एक्सेट्रा इन 1870s। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस कौन सा? पंजाब एंड सिंध वाला एरिया, इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस कहा जाता है। फर्स्ट कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड इन मद्रास इन 1687। कॉर्पोरेशन यहाँ पे निगम से मतलब है, निगम जो होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो उसका फर्स्ट कॉर्पोरेशन जो है उसका फाउंडेशन मद्रास में किया गया इन 1687। सॉरी ये 1600 नहीं है, 1887। एक्ट ऑफ 1863 प्रोवाइडेड फॉर अ कॉर्पोरेशन इन कलकत्ता, और कलकत्ता के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना का प्रोविजन एक्ट ऑफ 1863 में रखा गया। कर्जन पासेस कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1889। इट रिड्यूस द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर elected commissioner to half and rest to be appointed by local government, Kolkata Trade Association and Bengal Chamber of Commerce. And it provided for an appointed chairman with enormous power. It curtailed the power of corporation. तो इस तरह के प्रोविजन कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1889 में किए गए थे। तो जितने भी ये एक्ट वगैरह पास किए गए इन द डायरेक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए, तो यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि जितने चाहे वो नॉन इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर हो या ऑफिशियल मेंबर हो, कंप्लीट जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास ही रहने वाला है। स्टिल जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज होगी उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा जाएगा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो जस्ट इंडियंस को खुश करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया, सो दैट कि इंडियंस कैन फील के देयर पार्टिसिपेशन आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा एक इंस्टीट्यूशन बना के इंडियंस की पॉलिटिकल एंट्री यहाँ पे स्टार्ट की गई और उनके जो पॉलिटिकल डिसअफेक्शन थे उनको कम किया गया। डिसकॉन्टेंट जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि इनको पावर जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो उस तरह के डिसकॉन्टेंट को भी यहाँ पे रिड्यूस किया गया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इस पे अपना पूरा कंट्रोल रखते हुए ये भी सुनिश्चित कर दिया गया कि इसकी जितनी भी एक्टिविटीज होगी वो इंपीरियल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही होगी। तो ये था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट इन ब्रिटिश रूल। अब आ जाते हैं हम डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देखते हैं किस तरह का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस समय हुआ करता था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वॉरेन हेस्टिंग अपॉइंटेड यूरोपियन कलेक्टर इन ईच डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे हमें पता है कि जुडिशियल सिस्टम को और ज्यादा जो सिस्टमाइज किया गया और वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस रेवेन्यू कलेक्शन के काम के लिए कलेक्टर्स की नियुक्ति की गई। पहले ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम किनके द्वारा किया जाता था? जमींदार के द्वारा किया जाता था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने फिर जमींदारों से ये राइट छीन के जो कलेक्टर्स थे उनको नियुक्त किया गया फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन के वर्क को प्रोसीड करने के लिए। लेटर कलेक्टर्स वर गिवन जुडिशियल एंड मजिस्ट्रियल पावर ऑल्सो। देन कॉर्नवालिस का टाइम आता है। कॉर्नवालिस कोड क्रिएटेड किया जाता है 1793 में। इट डिप्राइव्ड कलेक्टर्स ऑफ जुडिशियल एंड मजिस्ट्रियल पावर एंड इट अबॉलिश्ड रेवेन्यू कोर्ट ऑफ कलेक्टर्स। इट क्रिएटेड ऑफिस ऑफ जज इन ईच डिस्ट्रिक्ट विथ जुडिशियल एंड मजिस्ट्रियल पावर। अब वॉरेन हेस्टिंग के समय जो इन कलेक्टर्स को जुडिशियल और मजिस्ट्रियल पावर दी गई थी, कॉर्नवालिस के टाइम में इनसे ये जुडिशियल और मजिस्ट्रियल पावर कलेक्टर से छीन ली गई और ये किनको प्रोवाइड करवा दी गई? जज को।
तो हम पढ़ते हैं कि कॉर्नवालिस कोड के अंदर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव सिस्टम को डिफरेंट किया गया, इनके बीच में सेपरेशन किया गया। तो इस वजह से जो जुडिशियल और मजिस्ट्रियल पावर थे वो उनके लिए जजों की नियुक्ति की गई, और फिर रेवेन्यू कलेक्शन का काम खाली किनके पास रह जाता है, इन कलेक्टर के पास रह जाता है इन द कॉर्नवालिस कोड, एंड इट अबॉलिश रेवेन्यू कोर्ट ऑफ द कलेक्टर्स। और ये हमने देख लिया। कॉर्नवालिस अबॉलिश पॉलिसी पावर ऑफ कॉर्नवालिस अबॉलिश पुलिस पावर ऑफ जमींदार्स एंड इट क्रिएटेड, और पुलिस सिस्टम क्रिएट करने के साथ साथ इसने जगह जगह पे थानाज एस्टेब्लिश किए जिसका हेड कौन होता था, दरोगा इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन बाद में इन दरोगा की जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डीएसपी वाली पोस्ट जो है वो उसका क्रिएशन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेशन ऑफ 1808 created the office of superintendent of police in कलकत्ता, ढाका एंड मुर्शिदाबाद। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जो पोस्ट का क्रिएशन होता है वो रेगुलेशन ऑफ 1808 के द्वारा होता है। कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता, ढाका और मुर्शिदाबाद, बाय मिंटो फर्स्ट। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे मिंटो फर्स्ट, उनके द्वारा ये सिस्टम का क्रिएशन किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ 1810 created office of superintendent of police in पटना, वाराणसी एंड बरेली। पहले जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट थी वो कहाँ थी, खाली कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद। फिर रेगुलेशन ऑफ 1810 1810 के अंदर पटना, वाराणसी और बरेली के अंदर भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट का क्रिएशन किया जाता है। बेंटिक क्रिएटेड डिवीजन कमिश्नरी सिस्टम इन 1829 1829 के अंदर बेंटिक के द्वारा कमिश्नरी सिस्टम का गठन किया जाता है। अ डिवीजन कंसिस्टेड ऑफ मेनी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी जो डिवीजन है उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आया करती थी। तो एक डिवीजन के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आएगी। और उसके ऊपर एक कमिश्नर का गठन किया जाएगा। जैसे आज ये संभाग की तरफ, आज के टाइम पे जो संभाग होते हैं, एक संभाग के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आती है, उसी तरह का ये एक सिस्टम था कि डिवीजन और कमिश्नरी सिस्टम का क्रिएशन बेंटिक के द्वारा किया गया था। और डिवीजन के अंदर क्या आती है, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आती है। ही क्रिएटेड ऑफिस ऑफ कमिश्नर। तो संभाग के ऊपर संभाग के लेवल पे जो आईएएस वगैरह नियुक्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, आयुक्त कहते हैं, संभागीय आयुक्त। तो यही वाला सिस्टम है। ही क्रिएटेड ऑफिस ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वर गिवन टू कमिश्नर्स। अब ये पुलिस की जो पावर है वो भी किसको दे दी गई, इन कमिश्नर जो डिविजनल लेवल पे कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं उनको ये पुलिस की पावर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पावर जो है वो दे दी गई। प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील क्रिएटेड बाय कॉर्नवालिस were abolished and their power were transferred to commissioners. So commissioner function as session judge also. अब यहाँ पे कमिश्नर की पावर को देखो, यहाँ पे पुलिस जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाली पावर है वो भी इसको दे दी, यानी लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस भी इसको दे दिया। देन प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील जो थे, जिनको कॉर्नवालिस ने क्रिएट किया था, उनको अबॉलिश कर दिया गया और उसकी पावर जो पूरी जुडिशरी पावर है वो किसको दे दी गई, इस कमिश्नर को। तो अब कमिश्नर जज की सेशन जज की तरह भी वर्क कर रहा है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में भी वर्क कर रहा है। देन 1831 के अंदर सेशन वर्क ऑफ कमिश्नर वर ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट जज। अब यहाँ पे 1831 में क्या होता है कि जो इस कमिश्नर के पास सेशन जज वाली पावर थी वो ट्रांसफर कर दी जाती है टू द डिस्ट्रिक्ट जज। मजिस्ट्रियल फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर टू कलेक्टर, और जो डिस्ट्रिक्ट जज के मजिस्ट्रियल फंक्शन थे उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कलेक्टर को। देन इन 1859 अगेन कलेक्टर्स वर गिवन मजिस्ट्रियल पावर एंड इट बिकम एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न। अब आज के टाइम पे भी हम आईएएस को अगर देखते हैं, जो कलेक्टर का भी काम कर रहा है और मजिस्ट्रेट का भी काम करता है। लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू दोनों ही किसके हाथ में होते हैं, आईएएस के हाथ में होते हैं। तो यही जो पैटर्न है आज तक एस्टेब्लिश है कि कलेक्टर वर गिवन मजिस्ट्रियल पावर एंड इट बिकम एस्टेब्लिश पैटर्न। देन अ पुलिस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1860
On its recommendation, the Police Act 1861 was passed. It created office of IG, SP, IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल और एसपी एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर एंड कमिश्नर वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर ऑफ एसपी। तो यहाँ पे पुलिस एक्ट ऑफ 1861 के अंदर न्यू पोस्ट क्रिएट किए गए, आईजी की, एसपी की और इंस्पेक्टर की। और जो कमिश्नर्स नियुक्त किए गए थे बेंटिक के टाइम में, जिनको मजिस्ट्रियल पावर भी दी गई थी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की भी पावर दे दी गई थी, अब इन कमिश्नर से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पावर ले ली गई और ये एसपी, इंस्पेक्टर, आईजी वगैरह को ये पावर जो है वो ट्रांसफर कर दी गई। एंड देन पीरियड आता है कर्जन का। कर्जन के टेन्योर में अपॉइंटेड अ पुलिस कमीशन अंडर एंड्रयू फ्रेसर इन 1902। 1902 के अंदर कर्जन के टाइम में पुलिस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है एंड्रयू फ्रेशर के अंडर में। मेजर रिकमेंडेशन क्या थी इस पुलिस कमीशन की? क्रिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ डीआईजी, डीएसपी एंड सब इंस्पेक्टर। सब तो आईजी की पोस्ट और एसपी और इंस्पेक्टर की पोस्ट ऑलरेडी थी, लेकिन अब न्यू पोस्ट क्रिएट की गई, डीआईजी, डिप्टी जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर के नीचे होते हैं सब इंस्पेक्टर। तो ये सबऑर्डिनेट जो आईजी, एसपी और इंस्पेक्टर थे उनके सबऑर्डिनेट वाली ऑफिस का क्रिएशन किया गया। क्रिएशन ऑफ रेलवे पुलिस, और यहाँ पे रेलवे पुलिस का भी क्रिएशन किया गया, जो आरपीएफ आज के टाइम में है वो वाला सिस्टम, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जनरल कंट्रोल ऑफ कलेक्टर ओवर डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो जो आज भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऊपर जो कलेक्टर का कंट्रोल होता है, उसी तरह की रिकमेंडेशन कर्जन के टाइम में जो पुलिस कमीशन अपॉइंट किया गया था उसके द्वारा दी गई थी। मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन वर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो आज भी हमारे इंडियन सिस्टम के अंदर बहुत सारे रिकमेंडेशन इन सभी पुलिस कमीशन जो उस समय ब्रिटिश रूल के दौरान गठित किए गए थे उनकी रिकमेंडेशन के बेस पे ही है। आज भी हमारे यहाँ आईडी, डीएसपी, सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट है, रेलवे पुलिस की अलग से एक भर्ती है, और यहाँ पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे सीआईडी वगैरह वर्क करती है, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, प्रोविंस के अंदर सीआईडी वर्क करती है फॉर द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, और सेंट्रल लेवल पे सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो काम करता है। तो ये सारी रिकमेंडेशन उस समय पे भी रखी गई थी। तो ये जो था वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का ब्रिटिश रूल के दौरान रहा था ये हमने देखा, और कंप्लीटली हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन जितने भी थे ब्रिटिश रूल के दौरान उनको इस सेशन के अंदर कवर किया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड विद till the next session, and please do like, share and comment to our study channel, that is examyatra.com. Thank you.